और इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया है, किस पार्टी को गया है और किन परिस्थितियों में गया है, कौन सी तारीखों को गया है, ये सारी बातें सामने आई। पहले केस करो, दबाव डालो और पैसा आपकी जेब में आए, ये बात अब देश में छिपी हुई नहीं है। अरे भाई रुक जा। लोकतंत्र में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तानाशाही की निशान। अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे कोई मीडिया का हो, उसके ऊपर एजेंसियां और केस। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं, तंत्र में हर एक की अपनी जगह होती है, विपक्ष की एक खास जगह होती है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से अपनी इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और बातें वो भी सामने साफ नजर आ जाती हैं। क्या कारण है कि एक और अगर दूसरी पार्टी में हो, विपक्ष में कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है, उनका धुल जाता है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये भी आपने बार बार देखा है। आज के दिन मुद्दे बहुत हैं। कहां गए 15 लाख लोगों की जेब में, कहां गए करोड़ रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण का। लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर, प्रोपेगेंडा करके लोगों को आप ये दिखाते कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, हिस्सा देश की संपत्ति का आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसे नहीं? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटें, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें, वोट दे दें। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी ऐसे निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी क्यों, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है का अपना छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर, आप मुझे, और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? बच्चे कहाँ से चलेंगे? तो साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश में यात्रा की। 10,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल, और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो वो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन हरियाणा की बात करें। हरियाणा में जो, मैं तो कहूंगी, ड्रामा रचा गया फौरन पहले, क्या जरूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदला, लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही है, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई है। कमजोरी जरूर लोगों को नजर आने लगी है कि क्या कारण है। पांव हिल गए थे, नींद हिल गई थी, जमीन नीचे से निकल रही थी।
तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। आपस में अलायंस तोड़ने की बात हुई, वो भी एक दिखावा है। क्या ये लोग पहले से चर्चा में ये बात थी, आम जनमानस में ये चर्चा का विषय था कि आएगा और इनका अलायंस टूटेगा। ये दिखावा भी करना है और वो सामने हो गया, भी दिखावा हुआ है। तो जो इतने साल भ्रष्टाचार चला उसका जवाब कौन देगा? मंत्री का चेहरा बदलने से ये सारी बातों के सवालों के जवाब नहीं मांगेगी जनता। तो साथियों, आज ये समय है, हमें पूरा विश्वास कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोकेगी। इसे हम दावा ठोकेंगे तो कुछ बातें हैं तो वो मैं आप छोड़ देती हूँ, उनके जवाब मैं फिर दूंगी अभी, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी आपकी बात प्रभाव, क्योंकि सबको लगता है कि ये केवल दिखावा किया गया है। आप अलायंस टूटना, चेहरा बदलना कुछ नहीं आया है, उसका नतीजा भी नहीं दिखेगा। ने जिस तरह से किया, व्यवस्था वही है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जो आप 10 साल में लोगों के सामने आपने बात रख दी है, अब कैसे चेहरा बदल के वो फर्क पड़ सकता है? यही बात है, केवल चेहरा बदलने से ना व्यवस्था ना फितरत कुछ नहीं बदला है। ये केवल दिखावा है, सारा सिस्टम वही है, सिस्टम वही चलेगा। 4-6 महीने में नए मुख्यमंत्री का लोगों के नाम भी नहीं, दफ्तरों में तस्वीर भी नहीं बदली जाएंगी। मालूम पड़ेगा किस लिए किया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा जो था वो फेल हो गया, इसलिए शायद इनको बदलना पड़ा। दावा नहीं किया, नंबर 1। आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? नंबर 1 कोई दावा नहीं किया। आप जानते हैं, इंदर जी बैठे, सबसे पहले मेरा, जब मैं यहाँ पे आई थी 88 में, सबसे पहला इंटरव्यू आपने यहाँ, तो आप सब जानते हैं मुझे। मेरा दावा नहीं, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, हाई कमांड मुझे जब जो आदेश करे, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो। लड़ना है, हाई कमांड फैसला करे, वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं। तो जो मुझे आदेश होगा हाई कमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने ज़रूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, के सामने किया, ऊपर भी किया कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं। उससे पहले लोकसभा चुनाव है तो हाई कमांड फैसला करे कि लोकसभा में मुझे वो लड़वाएंगे, कहाँ से लड़वाएंगे, ये वो फैसला करे। बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी को इन्होंने कमज़ोर करने की जो ये कोशिश की है, लेकिन हमारे चुनाव हमेशा लोगों ने लड़े हैं। पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो। हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया गया, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले गए इनकम टैक्स द्वारा, इनकी एजेंसी द्वारा, क्योंकि कोर्ट की बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हमारी पार्टी के साथ किया है इसका जवाब लोग देंगे और हमारा चुनाव भी लोग लड़ेंगे, जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। जो सर्वे मीडिया में डाल, अभी देखो बात ये है सिरसा के लोगों का आशीर्वाद भी और अपार प्रेम मेरे पिताजी को, स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को मिला। बेशक मैं यहाँ से चुनाव लड़ी ना लड़ी, लेकिन हमारा नाता हमेशा कायम रहा है। तो इसको मैंने कभी चुनाव के साथ जोड़कर अपने रिश्ते को नहीं देखा है, लोगों का प्यार है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अम्बाला जब मैं गई, अम्बाला में मैं एकदम नई थी। ये तो पर ज़िला है, अपने घर का ज़िला, वहाँ पे तो लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे, नाम सुना होगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ ही लोग जानते थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मुझे अपार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। 2 बार मैं यहाँ से सांसद बनी, 2 बार मैं अम्बाला से सांसद बनी। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोगों की भी, अपने नेतृत्व की भी और भगवान की भी।